हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ड्रीम डो चैनल। सो आज आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके आपके एग्जामिनेशन है तो वो इजी पैटर्न में नहीं रहेगा क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग मैक्सिमम टाइम बोलते हो कि मैम क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट करिए या फिर तो ठीक है, आज के क्वेश्चन आपके हैं। ओके, सो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। ओके, और आज आपके क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है बल्कि हर एक, जैसे कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सबके रिलेटेड है। ओके, सो चलिए, आज की क्लासेस सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियोस को होप कि आप अंत तक देखो, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो नया मिलेगा ना। सो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ओके, मतलब बोल रहा है सेंट्रल बजट 1947 में किसने पेश किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. षणमुख चेट्टी। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1947 को देखिए, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था किसने, तो आर.के. षणमुख चेट्टी ने किया था। एक और चीज़ यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया था, तो वो आपका किया था मोरारजी देसाई ने। अप्रॉक्सीमेटली लगभग शायद 8 बार किया था बजट पेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, मतलब कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, अगर ऑब्वियसली हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक्स पूछे ही जाते हैं, वेटेज थोड़ा कम होता है बट क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं। सो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ओके, पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक, ओके, जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो आपका है एमपी, मध्य प्रदेश है। क्लियर, फाइनेंशियल ईयर जो वो था वो चेंज कर दिया था जनवरी से दिसंबर तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसमें अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा बेस रेट, ऑप्शन नंबर सी। एक और चीज़ इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि बेस रेट जो है उसको लागू कब किया गया था। तो देखिए, इसको लागू किया गया था आपका 2010 में। ओके, नेक्स्ट, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द निम्न में से कौन सी है। आपका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, क्या होगा। देखो, आप लोग भी आंसर देखो और ट्राई करो कि हाँ आप भी इसका आंसर दे पाओ खुद से, और फिर देखो कि क्या मैंने सही बोला, ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए इसका आपका हो जाएगा आंसर। सबसे पहले तो एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि बजट जो है ना, ये मतलब हमारे संविधान में बजट वर्ड का कहीं यूज़ ही नहीं किया गया है। और बजट जो है वो कितने आर्टिकल में है, तो आपका बजट जो है वो आर्टिकल 112 में है। क्लियर, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है। देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आरबीआई। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि बैंक रेट इंटरेस्ट जो डिटरमाइन करता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका है आरबीआई। आपको पता ही है कि बैंकर्स ऑफ बैंक किसको बोला जाता है, तो आरबीआई को बोला जाता है। ओके, एक चीज़ आरबीआई का नाम आया तो थोड़ा बहुत इससे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि जो आरबीआई है उसका कब फॉर्म्ड हुआ था, तो वो फॉर्म्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि जो अभी गवर्नर कौन है। देखिए, गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर है, तो ये है आपके 25 नंबर के गवर्नर। क्लियर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होता है कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं।
ओके एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जो जिसका मतलब हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कुछ करके, जैसे कि फर्नीचर हो गया या फिर कोई मशीन हो गया, वो हमारा टेंजिबल हो गया। और ये क्या हो गया, इंटेंजिबल। तो बोल रहा है वो कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स है, और यहाँ पे ये सारा ये सारा पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो क्रेडिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। बोल रहा है एक भाग में घने जंगल, हिमालय के किस भाग में घने जंगल है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, साउदर्न। देखिए बहुत जगह नॉर्दर्न ऐसा करके कुछ बताया जाता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका साउदर्न। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो साउदर्न पार्ट में होता है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही रेनफॉल होती है, बारिश होती है, जिसके वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेंस और बहुत ज़्यादा थिक वृक्षों जो होते हैं उसकी मोटाई जो होती है वो बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उसकी मोटाई। इसी वजह से क्या होता है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, साउदर्न, दक्षिणी। A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and wildlife is called। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बायोम। देखिए ये थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए जैसे एक आपका दो टर्म आता है यहाँ पे, एक फ्लोरा होता है और एक फ्यूना आता है। देखिए फ्लोरा जो होता है वो जहाँ पे मतलब अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें फ्लोरा शब्द ऐसा करके कुछ टर्म किया जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं। फ्यूना जो होता है वो मतलब किसी तरह के, मतलब किसी नहीं, सभी तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना या जीव जंतु जो भी होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपके हो गए फ्यूना सॉरी। मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि फ्लोरा और फ्यूना मतलब किसी निश्चित जगह पर अपने ही प्रकार के पादप और जंतु में पाए जाते हैं। क्लियर, मतलब अपने ही प्रकार के पादप और जंतु में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें जो होता है बायोम करके टर्म किया जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला, डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड बायोम। इसमें एक और चीज़ आप याद रख सकते हो वो ये कि इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। देखिए इकोलॉजी जो होता है, देखिए यहाँ पे टर्म आता है इकोलॉजी। ये क्या होता है, तो जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा बोल सकते हैं कि रह रहा हो और वो अपने आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग होता है, मतलब सजीव और निर्जीव ऐसे करके कुछ होता है, जो प्रकाश या हो गया निर्जीव में, मतलब जैसे प्रकाश हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, वायुमंडल हो गया, मतलब उनके साथ किसी तरह का रिलेशन होता है, मतलब यानी कि हैबिटेट, ओके हैबिटेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजी बोलते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो वो आपका होता है कि मतलब जीव जंतु हो गया या फिर पेड़ पौधे हो गए, उसको बचाने के लिए, तो क्योंकि वो लुप्त होते जा रहे हैं, ओके लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए जो भी प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका नोट करके आप देख लेना इसको, कि देखो अभी इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल आपके जो है वो 18 है, ठीक है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल आपके 18 हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब ये कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले तो कोल्ड डिजर्ट हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। फिर पन्ना MP में है, मध्य प्रदेश। मानस हो गया, डुबरू हो गया, ऐसे करके 18 है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी बायोम। Which of the following feature is not related to the biodiversity hotspot? देखिए क्या बोल रहा है, मतलब ऐसी जगह, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनुष्यों के आतंक की वजह से और आप बोल सकते हो पॉल्यूशन की वजह से उसकी संख्या जो क्या होते जा रही है, वो कम होते जा रही है। तो वो क्या करें, या तो वो उसे मार दे रहे हैं जीव जंतु को, या फिर शिकार कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, या जंगलों को काट रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि उनके रहने के जो जगह हैं वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ओके कम होते जा रहा है, ओके। तो वो जो जीव है ना उन्हें काफ़ी कम स्पेस मिल पाता है रहने के लिए, या इवन उन्हें शिकार करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए उन्हें क्या होते जा रहा है, बहुत कम जगह मिलते जा रहा है। तो इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। हॉटस्पॉट, उस एरिया को क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट एरिया बोलते हैं। एक चीज़ और आप करके याद रखिएगा
कि जो ये जो है ना पहले के अकॉर्डिंग अब और घटता चला जा रहा है। मतलब आज के टाइम में अगर बोला जाए तो हॉटस्पॉट जो है वो 95% तक डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। 95% तक डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि वो उसका घटते जा रहा है, ठीक है। मतलब उसका जो नंबर्स है वो घटते जा रहा है। क्लियर। एक और चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है कितने हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर पूरा वर्ल्ड की बात कही जाए तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि 36 हॉटस्पॉट है। ओके, हॉटस्पॉट है कितना 36, जिसमें से हमारे इंडिया में कितने हैं तो हमारे इंडिया में 4 है इसी में से। क्लियर। अब वो 4 कौन कौन से हैं देखिए, तो आपका वो 4 पहला हो गया आपका हिमालय, आपका दूसरा नंबर में हो गया वेस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट को हिंदी में पश्चिमी घाट का टर्म दिया जाता है। 3 में हो गया आपका जो हो गया इंडो वर्मा जो रीजन होता है, इंडो वर्मा, इंडो वर्मा रीजन जो कि कहाँ पे है तो ईस्ट साइड में बोल सकते हैं, ठीक है, ईस्ट साइड में है। और आपका जो चौथा हो गया सुंदरलैंड, ओके, ये हो गया आपका सुंदरलैंड। ये कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र पे है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो है प्रदेश वहाँ पे है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटायरली है बट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है, मेंस में ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रक्रिया पर आधारित होती है न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर। ओके, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। अब एक और चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जो न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ओके, सो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, पूछ रहा है आपका कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है मतलब चमकदार तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडेला। एक चीज़ याद रखिएगा कि कैंडेला जो है उसको हम लोग CD करके टर्म करते हैं। ओके, इस तरह से मतलब लिखा जाता है और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है एसआई यूनिट है। अब आपके सामने और भी है मोल, तो ये याद करिएगा कि मोल को किस चीज़ों से मापा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ये चीज़ करके, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट वो जो होता है वो मतलब एम्पियर से मापा जाता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की मापन करते हैं। चलिए, वेबर क्या होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शैडो ड्यूरिंग एलिप्स, ग्रहण के दौरान छाया का सबसे अंधेरा हिस्सा होता है। देखिए एक तो 2 तरह का होता है, एक तो पहला होता है, एक होता है आपका सोलर एलिप्स और दूसरा होता है आपका ल्यूनर एलिप्स। एक चीज़ याद रखिए, मतलब सोलर मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण और ल्यूनर मतलब चंद्र ग्रहण। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा कि मतलब जब सूर्य और धरती के बीच में मून आ जाता है ना, तो जो सूर्य से आने वाली लाइट होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो एक डार्केस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उम्ब्रा, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण ग्रहण। और जो लाइटेस्ट पार्ट होता है, जो लाइट पार्ट होता है मतलब हल्की सी लाइट होती है, उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। ओके, एक चीज़ मैं समझा रही हूँ, एक फिगर के थ्रू आप समझिए। देखिए इस फिगर में ये आपका अर्थ हो गया और ये आपका जो है
सन है, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है। जब ये लाइट पड़ा ना तो देखिए इधर जो डार्केस्ट पार्ट है, डार्केस्ट पार्ट ये आपका हो गया इधर से अम्बरा, और ये जो एकदम लाइट पार्ट होता है यहाँ पे लाइट जैसा कुछ होता है उसको बोलते हैं हम लोग पिनम्बरा। तो ये करके अगर आप याद कर लीजिएगा कि अगर डार्केस्ट पार्ट होगा तो अम्बरा होगा, और लाइट पार्ट मतलब एकदम हल्की सी जो लाइट होगी वो आपका हो जाएगा पिनम्बरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए अगर सूर्य है ना उसके बाहरी परत को ऑब्वियसली आई थिंक आप लोग सबको ही जानते होंगे, इसको बोलते हैं कोरोना। ऑप्शन सी, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, वो ये दूसरा है, ठीक है। देखो अगर सरफेस पूछेगा तो आप क्रोमोस्फेयर बोल सकते हो, लिथोस्फेयर ऐसा। चलो एक फिगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, देखिए जो सबसे अंदर में होता है, अंदर में ये देखिए कोर होता है, और जो सबसे देखिए एकदम जो सबसे आउटर का पूछ रहा है ये आपका कोरोना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्रोमोस्फेयर करके ऐसा कुछ ये मत होना, कंफ्यूज मत होना। ये जो अगर आपको सरफेस पूछेगा ना तब क्रोमोस्फेयर आप डालना, लेकिन अगर से पूरा का आउटर मोस्ट लेयर देखो इससे भी बाहर है ना तो ये आपका हो जाएगा कोरोना। और ये जो अगर सरफेस पूछेगा तो आप क्रोमोस्फेयर दे देना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फोटोस्फेयर है, फिर कन्वेंटिव जोन है, फिर रेडिएटिव जोन है, और सबसे जो अंदर में है वो कौन सा है तो कोर है। क्लियर? सो उसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोना, ऑप्शन सी। ओके, और सरफेस पूछ देगा तो आपको क्रोमोस्फेयर हो जाएगा। और लिथोस्फेयर, ये जो ऑप्शन है ना लिथोस्फेयर, ऐसा करके तो कुछ नाम ही नहीं है उसमें, आपने फिगर देखा ना वहाँ पे ऐसा करके कुछ नाम ही नहीं है लिथोस्फेयर का। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ डैश एज सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज। देखिए एज जो था ना उस टाइम वो 3 पार्ट में ऐसा देखा जाता है। सबसे पहले तो स्टोन एज था, फिर आपका ब्रोंज था, और आपका फिर आयरन था। और ये जो था ये स्टोन सबसे पुराना बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि जो आयरन जो एज था वो बिहार के अंदर पता किया गया था उस टाइम। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पूछेगा कि किस युग की सभ्यता थी तो वो आपका हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है वो ऑब्वियसली वो किसके द्वारा चलाया जाता है तो वो संसद के द्वारा चलाया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, महाभियोग जो है कितने आर्टिकल में है वो 61 आर्टिकल में है। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। कार्यकाल, ये भी क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप कल के भी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स के स्पेशली और पॉलिटी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कराया गया है। तो आप लोग उसको देख लेना, और होप गाइस कि आप इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो 5 साल तक रहता है, तो वो मतलब कितने आर्टिकल में है। ओके, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 323 का ए में हो जाएगा। ओके, इसका जो प्रोविजन एस्टैब्लिशमेंट जो होता है ट्रिब्यूनल्स मतलब पब्लिक सर्विस मैटर का, वो कौन से में है तो आर्टिकल 323 का ए में। कानून सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे तो वो थे, ये पूछ रहा है जो आपका जो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द लॉ मेंबर। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि 40+9 सिफारिशें निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। मतलब 40+9 है वो रिकमेंडेशन कंसल्ट करता है किस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपका करता है, याद रखिएगा, FATF। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फॉर्म्ड कब हुआ था तो 1989 को फॉर्म्ड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FATF। क्लियर? सो ये आपके क्वेश्चन हो गए।
सो गाइज़ आज के इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो कि मैंने ट्राई किया है कि काफ़ी कम टाइम में हो जाए. So if you like this video, please like and comment and don't forget to subscribe this channel. Okay, thank you.